चलें जी, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। 25-year-old woman Tara, in her 28th week of pregnancy, she started noticing her skin and eyes turning yellow. She feels fatigued, has loss of appetite, and experience mild abdominal pain. Concerned, Sarah visit her doctor. After examining Sarah and conducting some blood tests, the doctor diagnosed her with jaundice. What is most common cause of jaundice in pregnancy? Most common cause of jaundice in pregnancy is acute viral hepatitis. ठीक है, acute viral hepatitis is most common cause. और वायरसेस में भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन, यस, acute fatty liver is one of the cause, but most common cause is acute viral hepatitis. मोस्ट कॉमन कौन सा वायरस होता है वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस में? नो, हेपेटाइटिस ए। यस, हेपेटाइटिस इज मोर देन हेपेटाइटिस ई। जब भी आपको मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी का पूछा जाएगा तो भी आपने HAV, मोस्ट कॉमन है, ठीक है, HEV से, ठीक है। जब आपको पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन लेकिन साथ में रिमोट एरिया मेंशन होगा, साथ में रिमोट एरिया भी मेंशन होगा, तो फिर आप लोगों ने ई को प्रेफर करना है। अदरवाइज मोस्ट कॉमन कॉज इज स्टिल हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हम पहले सारे सिनेरियोज जो है वो रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ साथ अलग अलग करके हम इसकी जो है ना, रिमोट एरिया में ही है, ठीक है। रिमोट एरिया में अगर रिमोट एरिया मेंशन होगा तो हेपेटाइटिस ई होगा, ठीक है। अदरवाइज ओवरऑल हेपेटाइटिस ए इज मोस्ट कॉमन। चलें जी, नेक्स्ट सिनेरियो रीड करें। स्क्रीन शो हो रही है? ओह, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 32-year-old वुमेन मारिया, इन हर 36 weeks of pregnancy, she start experience intense itching, particularly on her palms and soles of her feet. The itching is worse at night and is not relieved by scratching. She also noticed her urine is darker than usual. What first line investigation will you do to confirm your diagnosis? सीरम बाइल एसिड्स, बाइल, ठीक है, LFTs। फर्स्ट ऑफ ऑल हम LFTs ही करवाएंगे, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है? दैट इज फास्टिंग सीरम बाइल एसिड्स। यस, स्नेहा इज राइट। यूरिन कंप्लीट एंड LFT फर्स्ट। फर्स्ट लाइन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, दैट वुड बी LFTs। LFTs आएंगे, ठीक है। बट कंफर्मेटरी हमारे पास कौन सी होगी? गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सी होगी जो कंफर्मेटरी होगी? वो होगी हमारे पास सीरम के फास्टिंग। फास्टिंग लेना है हम लोगों ने लेवल बाइल एसिड्स का, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास
28-year-old woman Aisha, in her 32 weeks of pregnancy, she start feeling fatigued and has nausea and vomiting and experience mild abdominal pain. She also noticed her skin and eyes are slightly yellow. What is possible cause of jaundice in this scenario? G. What you think? Acute viral? ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस हो गया। और इसके अलावा इसमें कोई आपको ऐसी हिस्ट्री दी हुई है कि उसने कुछ खाया है या उसने कुछ ट्रैवल किया है, कुछ ऐसी हिस्ट्री दी हुई है? नहीं ना दी, तो फिर इसके अलावा कोई कोई ऐसा कोई आप लोगों को साइन मिल रहा है जिससे आपको वायरल हेपेटाइटिस लग रहा हो? तो कुछ और नहीं सोचना चाहिए आपको? क्या सोचेंगे इसके अलावा, क्या क्या हो सकता है? यस, कुड बी द एक्यूट फैटी लिवर। एक्यूट फैटी लिवर भी हो सकता है, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है ना? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है। कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड है। सिर्फ हमने जॉन्डिस की मोस्ट कॉमन कॉज इस सिनेरियो के अंदर हम लोगों ने सस्पेक्ट करनी क्या हो सकती है। प्रेगनेंसी कुड बी द रिस्क फैक्टर फॉर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एज वेल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है? एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन। एक्यूट फैटी लिवर भी प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये सिनेरियो क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 32-year-old वुमेन शाजिया इन हर 35th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग severe headaches, deviance and swelling in her hands and feet. At her routine prenatal appointment, her doctor noticed high blood pressure and protein in her urine. As Sarah's condition deteriorated, she began to experience jaundice, a yellowing of her skin and eyes. This is a sign that her liver is becoming damaged. So what do you think? Which is this? HELP syndrome. Yes. HELP syndrome. Preeclampsia leading to HELP syndrome. ठीक है, हेल्प है। क्लियर एवरीवन? अभी तक सारे सिनेरियोस क्लियर हो गए हैं ना? जॉन्डिस के सिनेरियोस इस तरह से आ सकते हैं, चारों फॉर्म्स जो है इसकी। ये सिनेरियोस क्लियर हो गए? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। व्हाट इज जॉन्डिस? हाउ विल यू डिस्क्राइब जॉन्डिस? बट रिमेनिंग फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ हेल्प ना? जॉन्डिस डेवलप हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हैं। एलएफटीज डिरेंज्ड आ रहे हैं ना, एलएफटीज डिरेंज आ रहे हैं, साथ में जो है वो प्री एक्लेम्पशिया के सारे सिम्टम्स हैं।
आप लोगों को आवाज आ रही थी मेरी? हाँ। चले, हम लोग क्या डिस्कस करे थे प्रीवियसली? हम लोगों ने क्या लास्ट डिस्कस किया था? जॉन्डस, यस। अच्छा जॉन्डस, अच्छा मैं दरमियान में पहुंची थी, ठीक है। अच्छा चलें जी, बताएं जॉन्डस क्या होता है। हाउ वी डिस्क्राइब जॉन्डस? जी, हाउ वी डिस्क्राइब जॉन्डस, कब हम कहेंगे कि जॉन्डस हो गया हुआ है? ठीक है, येलो, येलो डिस्कलरेशन। कितना लेवल इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि जी जॉन्डिस हो गया है? हम्म। अबव वन, यस, वन। वन से ऊपर चला जाएगा तो जॉन्डिस है, ठीक है। 0 to 1, 0.2 to 1 इज दी नॉर्मल, और मोर देन वन चला जाएगा तो जॉन्डिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कब इसको डिस्क्राइब करेंगे? जब लेवल अबव 2 हो जाएगा, 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। उससे पहले इट कुड बी ड्यू टू अदर इन्फेक्शन एज वेल, ठीक है। जब आपकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा ना तो फिर उसका लेवल बहुत इंक्रीज होता है। वो एक दो तक नहीं जाता, वो बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, ठीक है। इट कुड बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन या किसी भी और वजह से, किसी भी डैमेज की वजह से जो है। अगर लीवर का जो है जॉन्डिस का बिलिरुबिन का लेवल जो है वो अबव 2 जाता है, तो इसका मतलब है हम 2 से अबव जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जॉन्डिस हो गया हुआ है, ठीक है। क्लिनिकली हम उसको तब डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा जी, ये बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट आप लोगों को आई गेस आइडिया होगा, बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने कैसे डिस्क्राइब करना है। ये हमारा जो बेसिक का सिलेबस है उसमें आता है, खैर हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है जो हमारी एचबी होती है वो टूटती होती है आयरन और हीम ग्रुप के अंदर। ऐसे ही है ना, जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है वो टूट जाती है हीम और आयरन के अंदर। आयरन तो रिलीज हो जाता है, ठीक है, फॉर रिसाइकलिंग के लिए। जो हीम होती है ना वो आगे कन्वर्ट होती है इनटू बिलीवर्डिन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीम ऑक्सीजनेज। और बिलीवर्डिन इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज, ठीक है। यहाँ से ये जाते हैं सर्कुलेशन के अंदर, ये सारा प्रोसेस स्प्लीन के अंदर हो रहा था। उसके बाद ये सर्कुलेशन के अंदर जाएंगे। सर्कुलेशन के अंदर आपको पता है इसका क्या काम है, एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ेंगे और लिवर के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे, लिवर के अंदर इसकी कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन होके, कंजुगेशन किसकी प्रेजेंस में, ग्लूकुरोनाइल बिलिरुबिन ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में इसकी कंजुगेशन होगी, तो ये कंजुगेटेड फॉर्म जो थी वो रिलीज होती है इन द बाइल, ठीक है। और बाइल के अंदर जो है बाइल से रिलीज होकर इंटेस्टाइन्स में जाएगी, इंटेस्टाइन में कुछ जो एक्सक्रीट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन, और बाकी ब्लड के अंदर दोबारा अब्सॉर्ब होकर इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। ऐसे ही होता है ना, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है, किडनी के थ्रू स्क्रीट होता है, ठीक है, यूरोबिलिन की फॉर्म में और स्ट्रोकोबिलिन की फॉर्म में फीसिस के अंदर एक्सक्रीट होता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्लियर हो गया है ना आप लोगों को? ये आप लोगों का बेसिक का मैकेनिज्म है। देख लें इधर भी, आप लोग रिवाइज कर लें इसको। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं इसके। मैकेनिज्म्स, ठीक है, हमारे सिलेबस का पार्ट है कि हमने इसके मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है, किस तरह से होता है जॉन्डिस के मैकेनिज्म को। अच्छा, इसके मैकेनिज्म्स क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज, या तो प्रोडक्शन होगी बिलिरुबिन की, किस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होती है बिलिरुबिन की? किसी भी वजह से हिमोलिसिस अगर हो रही होगी तो इसका मतलब क्या है कि बिलिरुबिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, ठीक है। वन ऑफ द मैकेनिज्म। सेकंड क्या है? डिक्रीज हेपेटोसाइट ट्रांसपोर्ट और कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन या तो अफेक्टेड हो गई है जो लिवर के अंदर होनी थी, या फिर हेपेटोसाइट को ट्रांसपोर्ट जो जानी थी वो कम हो गई है, ठीक है। ये लिवर था ना, ये ब्लड था, ये स्प्लीन थी। स्प्लीन के अंदर जो है इसकी रिलीज हो रही थी, यहाँ पे जो है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके ये आ रहा था हेपेटोसाइट्स के पास।
हेपेटोसाइट्स में आके इसकी कंजुगेशन हो रही थी और यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा था। ठीक है, या तो इस ट्रांसपोर्ट पे मसला है, या इधर प्रोडक्शन पे मसला है, या फिर इधर एक्सक्रीशन पे मसला है। ठीक है, ये तीन मैकेनिज्म है इसके जॉन्डिस होने के। ठीक है, अब किस केस में हेमोलिसिस ज्यादा होती है? कोई ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया वगैरह। ठीक है, ऑटो इम्यून हेमोलिसिस हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकती है हेमोलिसिस की, किसी भी वजह से अगर जो है हमारी आरबीसीज की हेमोलिसिस ज्यादा हो रही है, उससे बिलिरुबिन ज्यादा रिलीज होगा, बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो कंजुगेशन की कैपेसिटी है उससे एक्सीड कर जाएगा। यस, प्री हेपेटिक, बिल्कुल ठीक है, नहीं प्री हेपेटिक है ये। ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ जाएगा। ठीक है, और कंजुगेशन, कंजुगेशन में आपको पता है एंजाइम ज्यादातर डेफिशिएंट होता है जो इसकी ग्लूकोनाइडेशन के थ्रू कंजुगेशन करवाता है। थर्ड थर्ड जो है हमारे पास इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल की वजह से होता है, ब्लॉकेज हो जाती है बाइल डक्ट की। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से इम्पेयर्ड सिक्रीशन हो सकती है, एक्सक्रीशन हो सकती है बिलिरुबिन की। ठीक है, इम्पेयर्ड डिलीवरी ऑफ बिलिरुबिन टू इंटेस्टाइन, सर्जिकली इरेलेवेंट जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कॉलेस्टेसिस हमारे पास क्या होता है? रेफर टू द लेटर टू। ठीक है, इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन की वजह से हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। बेसिकली हमारे पास कॉलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन की वजह से जो हमारी गॉल ब्लैडर की मूवमेंट है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है। अब गॉल ब्लैडर की मूवमेंट अगर स्लो डाउन होगी, उसकी जो है एम्प्टी करने की कैपेसिटी जो है ना गॉल ब्लैडर को, वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी, मोबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी गॉल या बाइल सॉर्ट्स वगैरह हैं, वो नहीं उस तरह से निकल पाएंगे ना, तो वो अंदर ही स्टोर होंगे। अब उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स। ठीक है, अब वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही रहेंगे, तो उससे क्या होगा, वहां पे कोलिस्टेसिस होने के चांसेस हैं, कोलिस्टेसिस, कोलिलिथेसिस, कोलिलिथेसिस होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे वो कंसंट्रेट हो रहा होता है। बाकी अगर एक्सेस अमाउंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वो बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और अगर बॉडी के अंदर अकोमुलेट होगा, स्किन के अंदर अकोमुलेट होगा, तो क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? सबसे पहले हम कोलिस्टेसिस और प्रेगनेंसी को डिस्कस करते हैं। वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इधर। क्या साइन एंड सिम्टम्स आते होते हैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में? पेशेंट हमारे पास किस प्रेजेंटेशन के साथ आता है? जी माहम, अस्मा, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है। अक्सा, इचिंग ऑफ पाम्स एंड सोल्स, यस जॉन्डस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वॉमिटिंग, बिल्कुल ठीक है, वॉमिटिंग की कंप्लेंट के साथ भी आ सकता है। कौन से ट्राइमेस्टर में होता है इंट्राहेपेटिक कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी? किस ट्राइमेस्टर में था? सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में स्टार्ट हो जाता है, और थर्ड में, बेसिकली थर्ड में ज्यादा कॉमन होता है, सेकंड हाफ के अंदर स्टार्ट हो जाता होता है। ठीक है, और सबसे कॉमन सिम्टम क्या होती है फीमेल को? प्रोराइटिस ऑन पाम एंड सोल, मोस्ट कॉमन। ठीक है, और इंटेंसिटी इसकी ज्यादा किस टाइम होती है? रात के टाइम पे। फीमेल को रात को नींद ही नहीं आती, इतनी ज्यादा उसको खारिश हो रही होती है। ठीक है, और साथ में उसके क्या होता है? डार्क कलर्ड यूरिन आता है, और क्ले कलर्ड स्टूल, वही जो जॉन्डिस के साथ बाकी के फीचर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से प्रेगनेंसी को खतरा क्या होता है? इसकी वजह से प्रेगनेंसी को क्या खतरा होगा? प्रीटर्म स्टिल बर्थ, ठीक है, प्रीटर्म लेबर है और स्टिल बर्थ होती है, ये मोस्ट कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, बेबी में हेमोलिसिस, ठीक है, ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशन पे हम फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? ये हमने अभी डिस्कस किया था, वी विल गो फॉर एलएफटीज। यस, एलएफटीज करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट, इसका क्या मैंने बताया था? फास्टिंग है बाइल सॉर्ट्स, फास्टिंग सीरम बाइल एसिड्स। ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। यस, फास्टिंग। ठीक है,
इसके अलावा एलएफटीज में आपको क्या मिलेगा? एलएफटीज में एएलपी, एएलटी पे क्या इफेक्ट आएगा, एएसटी पे क्या इफेक्ट आएगा? ये माइल्डली इंक्रीज होते हैं। अच्छा जी, और एएलपी पे क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन एएलपी? एएलपी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है क्या इम्पेयर हो रही है? सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, सॉरी, एक्सक्रीशन इम्पेयर हो रही है ड्यू टू एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड रिड्यूस्ड मोटिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। और इसके साथ और क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल रेज करता है, ठीक है। और अगर हम वायरल मार्कर्स कराएंगे तो वो हमारे क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैनेजमेंट में बताएं, मैनेजमेंट में हमने की हुई है, क्या करेंगे मैनेज? इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस को कैसे मैनेज करते हैं? यस, एंटी हिस्टामिन देते हैं, बिल्कुल ठीक है। लोशन, ठीक है। टॉपिकल हम लोगों ने एंटी हिस्टामिन टॉपिकल देने होते हैं। टॉपिकल कैलामिन लोशन आता होता है, वो देते होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर लीस्ट इफेक्टिव होता है ये, ठीक है। इसके अलावा हमारी ड्रग कौन सी? उर्सोडायोक्सीकोलिक एसिड, वेरी गुड स्नेहा। उर्सोडायोक्सीकोलिक एसिड देंगे, ठीक है। कैसे देते हैं? प्रेगनेंसी के अंदर हम लोगों ने जो भी ऐसी कोई ड्रग देनी होती है ना, इम्यूनोसप्रेसिव या ऐसी कोई ड्रग, तो हम लोगों ने फीमेल के बॉडी वेट के हिसाब से देनी होती है। ये कितनी देंगे? 10 to 20, ठीक है, mg पर केजी पर डे। डोज कैलकुलेट कर लेनी अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ फीमेल, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको पर डे के हिसाब से देना होता है, ठीक है। उर्सोडियोक्सीकॉलिक एसिड, अब इसका क्या है, ये कैसे एक्ट करता है? ये क्या करता है, इसने इंप्रूव करना है हेपेटोसेलुलर सेक्रीशन को। हेपेटोसेलुलर सेक्रीशन को इंप्रूव कर देगा और रिस्टोर कर देगा बाइल एसिड की ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। जो बाइल एसिड की ट्रांसपोर्ट पीछे रुकी हुई थी उसको ये इंप्रूव कर देगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या दे सकते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे बायोकेमिकल एब्नॉर्मेलिटीज इंप्रूव होंगी। प्रूराइटिस पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। प्रूराइटिस के लिए ज्यादा इफेक्ट कौन सा है? एंटी हिस्टामिन्स देते होते हैं, या तो या फिर उर्सोडॉक्सीकॉलिक एसिड से भी प्रूराइटिस जो होता है ना वो ठीक हो जाता होता है। इसके अलावा क्या दे सकते हैं? रेसन है, रेसन होता है ना एक, बाइल रेसन होता है। प्लेस्टाइरामीन, सुना हुआ है ना आप लोगों ने? प्लेस्टाइरामीन, ये बाइल रेसन होता है, ये बाइल बाइल सॉल्ट्स के साथ बाइंड कर लेता है और उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। यस, प्लेस्टाइरामीन, ठीक है। ये बाइल रेसन है और ये इसके साथ बाइंड करके इसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, बाइल एसिड्स की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या क्या इफेक्ट आते हैं? फीटल रिस्क क्या होता था? प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। इंट्रापार्टम फीटल डिस्ट्रेस होता है, फीटस मेकोनियम पास कर देता है, मेकोनियम एस्पिरेशन हो सकती है, यस, फीटल डिस्ट्रेस होता है, बिल्कुल ठीक है। मेटरनल रिस्क क्या हो सकते हैं? व्हाट विल बी द मेटरनल रिस्क? अभी मैंने क्या बताया था? प्लेटलेट डिसफंक्शन। मदर के अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब गॉल स्टोन्स, बाइल सॉल्ट्स होंगे वो कंसंट्रेट होंगे तो क्या होगा उससे? गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल सॉल्ट्स कंसंट्रेट होंगे, कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल कोलिलिथिएसिस होगी ना, कोलिलिथिएसिस। मतलब का वैसे सारा जो सिस्टम है ना, ये कोलेस्ट्रोल वाला और जो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होते हैं, ये भी सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ये सारे लेवल इंक्रीज कर जाते होते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर क्या हो सकता है? कोलिलिथिएसिस हो जाती होती है, ठीक है, और इंक्रीज रिस्क इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, ठीक हो गया जी। क्लियर है इंट्राहेपेटिक कोलिसिस्टिक प्रेगनेंसी, इसमें कोई किसी को इश्यू तो नहीं है? क्लियर एवरीवन? चले आगे।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास। सबसे पहला सिनेरियो हमने क्या पढ़ा था? वायरल हेपेटाइटिस। अच्छा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वायरल हेपेटाइटिस में हमने क्या याद रखा है? मोस्ट कॉमन हमारा हेपेटाइटिस ए है। और अगर कॉमन पूछे और साथ में लीथल भी पूछे और साथ में रिमोट एरिया भी मेंशन हो, तो हम लोगों ने हेपेटाइटिस ई लगाना है। आपको पता है हेपेटाइटिस ए जो होता है हमारा फीको ओरल रूट से होता है, हेपेटाइटिस ई भी फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट आप लोगों को पता है इसकी कंजर्वेटिव होती है, हमने कंजर्वेटिवली मैनेज करना होता है विद फ्लूइड के साथ, हाइड्रेशन के साथ। और अगर जरूरत हो तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, वरना नहीं देते, ठीक है। और प्रोफिलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, वरना हम लोगों ने सारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही करनी होती है। बट हेपेटाइटिस ई जो होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर लीथल होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एलएफटीज पे क्या इफेक्ट आता होता है? एलएफटीज रेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इससे रिलेटेड? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड सिनेरियो कौन सा था? जी, इसमें हमने क्या पढ़ा था? अर्निंग शिफ्ट has lost performance might have been। ये तो फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो है, ये थर्ड सिनेरियो। यस, दिस वाज द थर्ड। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा था? 28-year-old आयशा इन हर 32nd वीक प्रेगनेंसी लूजिंग वांटिंग एक्सपीरियंस। यस। क्या हमने इसमें पढ़ा था? हमने दो चीजें पढ़ी थी इसके अंदर। ऑटोइम्यून, यस। ऑटोइम्यून में कैसे मैनेज करते हैं? व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस? और इसके अलावा क्या हो सकता है? एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, फैटी लिवर। ये दो चीजें हम इसमें कंजर्वेटिव तो नहीं, हम लोग इसमें देखते हैं स्टीरॉइड्स देते होते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो अमीनो सप्रेसेंट भी देते होते हैं, ठीक है। एजाथाइप्रिन दे देते होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ फीमेल, ठीक है। अच्छा, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है? एक्यूट फैटी लिवर होता है क्यों है प्रेगनेंसी के अंदर? इट इज मेनली ड्यू टू एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड डिक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, दिस इज द रीजन ऑफ एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे वायरल हेपेटाइटिस की कंप्लेंट होती है, एब्डोमिनल पेन है, फटीग है, राइट, हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, बेसिकली एनोरेक्सिया हो रहा है, नोजिया या वॉमिटिंग है, ठीक है। साथ में हम उसका जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको जॉन्डस होता है, ठीक है। उसके बॉडी के ऊपर इचिंग के मार्क्स होते हैं। इसके अलावा जो है, जब हम उसके एलएफटीज कराते हैं तो एलएफटीज डिरेंज्ड होते हैं, एलएफटीज बड़े हुए होते हैं, क्योंकि बेसिकली तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना लिवर हेपेटोसाइट्स की, सारे हमारे एलएफटीज डिरेंज्ड होंगे। ऑक्सीडेशन कम होती है ना, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। डिफेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू एस्ट्रोजन, यस, ईस्ट्रोजन से, बिल्कुल, ठीक है। एलएफटीज में हमारे एएलटी भी रेज्ड आएगा इसके अंदर, जो कि इंट्राहेपेटिक कोलिसिस्टेस ऑफ प्रेगनेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एएलटी रेज्ड, एएसटी भी रेज्ड आएगा, ठीक है। एएलपी भी रेज आएगा। और जब हम अल्ट्रासाउंड, सीटी या एमआरआई, जब हम अपनी इमेजिंग स्टडीज करवाएंगे तो फैटी टेक्सचर आएगा उसका, स्टमक का, ठीक है।
क्लियर यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? एवन क्लियर? मैनेजमेंट कैसे करेंगे दोनों केसेस के अंदर? सपोर्टिव मैनेजमेंट ही होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकते होते, सपोर्टिव मैनेजमेंट ही होती है। अल्टीमेटली हमने डिलीवरी ही करवानी होती है, डिलीवरी के बाद ही ये सब कुछ सेट होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो भी उस टाइम सिम्टम्स चल रहे होंगे फीमेल को हमने सिम्टोमेटिकली मैनेज करना होगा। ठीक है। वॉमिटिंग चल रही है तो वॉमिटिंग के लिए हम लोगों को, आपको पता है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी फीमेल, तो उसको हम लोगों ने जो है वो फ्लूइड वगैरह दे देना है टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और हमने प्लेटलेट्स वगैरह को देख लेना है, वो तो नहीं कम हो रहे प्लेटलेट्स वगैरह को, उसके हिसाब से। स्टीरॉइड्स का, स्टीरॉइड्स का क्या बताना है? अक्सर स्टीरॉइड्स का आप क्या पूछना चाहती हैं? ऑटोम्यून में देंगे ना, ऑटोम्यून में तो देंगे। ऑटोम्यून अगर हेपेटाइटिस हमारा डायग्नोस होता है, ऑटोम्यून में आपको पता है एएनए पॉजिटिव होगी, है ना? एएनए पॉजिटिव होगी। एंटीबॉडीज कराएंगे, जब हम सारे टेस्ट अपने करवा लेंगे, सारा कुछ नॉर्मल आएगा, तो हम ऑटोम्यून स्क्रीनिंग की तरफ जाएंगे ना, तो हमारा एएनए पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही होता है ना ऑटोम्यून के अंदर। हमारी ऑटोम्यून स्क्रीनिंग जो है वो पॉजिटिव आएगी, एएनए की स्क्रीनिंग पॉजिटिव आएगी। तो फिर हमने क्या करवाना होता है उसको, स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स देने होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर ही। स्टीरॉइड्स भी देंगे और इजाथाइप्रीन भी देंगे। ठीक है। और ये हमारी कौन सी कैटेगरी में होंगे? कैटेगरी सी में होंगे, जिसमें हमने रिस्क को आउटवे करना है। ठीक है। स्टीरॉइड्स भी देंगे इन केस ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है। और एजाथाइप्रीन भी देंगे। अभी आप लोगों के लेवल पे ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों के लेवल पे डायग्नोज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी देखिए आपके पेपर में पैथोलॉजी है ही नहीं, पैथोलॉजी का बहुत थोड़ा पोर्शन है। ठीक है। क्लियर हो गया? ऑटोइम्यून के लिए हम लोगों ने सेम ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने वैसे करना है, स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के साथ वो देंगे। और जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन वाला था उसके लिए हम लोगों ने सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी है सारी। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा सिनेरियो कौन सा था? हेल्प। हाँ जी, हेल्प के बारे में आपको क्या पता है, कैसे मैनेज करना है? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? हेल्प ही हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, डिस्कस किया हुआ है प्री एक्लैम्पशिया के साथ, आप लोगों को आना चाहिए। व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ हेल्प? व्हाट इज पैथोजेनेसिस ऑफ हेल्प माहम? हेल्प कैसे होगा? जी, डॉक्टर महबूब, डॉक्टर माहम, डॉक्टर अस्मा। प्री एक्लैम्पशिया की क्या थी? प्री एक्लैम्पशिया कैसे होता था? यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी, बिल्कुल ठीक है। कैसे होती थी, क्या मसला क्या होता था, किस वजह से यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी होती थी? वेजोस्पैज्म होता था ना, वेजोस्पैज्म हो जाता था। उस वेजोस्पैज्म की वजह से यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी होती थी। यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी। ठीक है।
क्लिनिकल पिक्चर हमारे पास पेशेंट किस किस कंप्लेंट के साथ है, यही सेम जो कंप्लेंट है हमारे पास, कुछ तो हमें खुद ही नजर आ रही होगी। ठीक है, पेशेंट हमारे पास आएगा हाई बीपी के साथ, ब्लरी वियन हो रही है उसकी। ठीक है, वो तो हाई बीपी की वजह से हो रही होगी, ब्लरी वियन। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताएं, आप देखें यहाँ पे ब्लरी वियन हो रही है, हेडेक हो रही है, स्वेलिंग इन हर फीट है, प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे एक ड्रग देंगे प्रोफाइलैक्टिकली, क्या देंगे वो, टू प्रिवेंट फिट्स। यहाँ पे हम लोग देंगे मैग्नीशियम सल्फेट प्रोफिलैक्टिकली, यस बिल्कुल, प्रोफिलैक्टिकली हम यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, क्योंकि पेशेंट जो है नियर टू इमिनेंट फिट्स उसको हो सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने देना है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल, वेरी गुड अस्मा। ठीक है, अच्छा जी, पैथोजेनेसिस क्या थी इसकी, वेजोस्पैज्म की वजह से यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी होती है, और वो इस कदर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। लिवर डैमेज की वजह से क्या क्या चीजें आती हैं, उसकी वजह से क्या क्या चीजें आती हैं, हेमोलिसिस होते हैं, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू इंक्रीज sequestration बाय spleen, elevated liver enzyme due to liver damage, और hemolysis of RBCs। ठीक है, पेरिफेरल स्मेयर पे हमें क्या क्या नजर आएगा, जब हम ऐसे पेशेंट का पेरिफेरल स्मेयर कराते हैं तो उस पे क्या नजर आएगा हमें, क्योंकि देखिए प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं, आरबीसीज भी टूट रहे हैं, क्या क्या पिक्चर नजर आएगी हमें, एनीमिया होगा, बिल्कुल ठीक है, एनीमिया होगा, एचपी डिक्रीज होगी, प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगे, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होगा। ठीक है, उसके लिए मैनेजमेंट हम लोगों ने कैसे करनी है, हम लोगों ने पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, उसका बीपी कंट्रोल करना है। ठीक है, प्रोफिलैक्टिकली मैग्नीशियम सल्फेट दे देना है उसको। इसके बाद हम लोगों ने जो है कोएगुलोपैथी को असेस करना है, कितनी है, हम लोग कौन सी डिलीवरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी जो है हम लोगों ने डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू हमारी जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आएंगी। ठीक है, अगर हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको पता है हम लोगों को कितने पिंट्स चाहिए होंगे, एटलीस्ट 10 पिंट्स चाहिए होंगे ब्लड के, इसके लिए 10 पिंट्स ऑफ ब्लड विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यस, एन आइसोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद डेफिनेटिव हमारी क्या होगी, ये सब कुछ कब ठीक होगा, आफ्टर डिलीवरी, एवरीथिंग विल बी, पेशेंट विल रिकवर आफ्टर डिलीवरी ओनली। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी हमने फिर भी इसमें क्या रखना है, अपना नॉर्मल डिलीवरी ही रखना होता है। अगर फिट्स ना हो, अगर फिट्स हो गए तो इट्स मीन इट्स इमरजेंसी, वी विल इमीडिएटली गो फॉर सी सेक्शन। 10 पिंट्स, एटलीस्ट 10 पिंट्स ब्लड हमें चाहिए होगा सी सेक्शन के टाइम पे। डॉक्टर महबूब, सी सेक्शन जब अगर हम प्लान करते हैं, अगर हमारी जो है वो बेसलाइन इस काबिल नहीं होती कि वो हमें सपोर्ट कर सके नॉर्मल के लिए, तो सी सेक्शन की तरफ जाते हैं, या पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है या बेबी का डिस्ट्रेस इतना होता है, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने सी सेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन साथ में हमने कितने 10 पिंट्स ब्लड चाहिए होंगे हमें, क्योंकि पेशेंट कोएगुलोपैथी की स्टेट में होता है, उसके अंदर ऑलरेडी कोएगुलोपैथी चल रही होती है, ये ना हो वो ड्यूरिंग सिजेरियन ही या जो भी हम मैनेज कर रहे हो, जिस टाइम जो भी मैनेजमेंट हमारी चल रही है उसमें डीआईसी में चला जाए। आपको पता है डीआईसी इज रिवर्सिबल, डीआईसी से हम वापस नहीं आ सकते, डीआईसी इज अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ। ऐसे ही है ना। जी, ये यहाँ तक सारे सिनेरियोस क्लियर हो गए सबको। ठीक है, ये थी 4-5 रीजंस जो थी ना, ये हमारी कॉमन कॉजेज हैं जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी की। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिए थे, इसके मैकेनिज्म्स क्या थे। अच्छा, ये नेक्स्ट एक स्लाइड थी मेरे पास, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ लिवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लीवर जो होता है क्यों पैल्पेबल नहीं होता प्रेगनेंसी के अंदर, व्हाई इज नॉट पैल्पेबल।
क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस है उसकी वजह से पुश हुआ होगा ना। यस, यूट्रस की वजह से, साइज ऑफ यूट्रस की वजह से पुश हुआ होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीरम प्रोटीन डिक्रीज होती है। आपको पता है लिवर की जो प्रोटीन मेकिंग कैपेसिटी कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बिलिरुबिन भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर डिक्रीज होता है, ठीक है। थर्ड ट्रिमेस्टर के अंदर एएलपी लेवल इंक्रीज होता है। इट रिटर्न्स टू नॉर्मल इन 2 to 3 months पोस्ट डिलीवरी। एएसटी एएलटी नॉर्मल रहते हैं लेकिन लेबर के टाइम पे इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने याद रखनी, ये एमसीक्यू आपका आ जाता होता है तब पेपर में, कि कौन सा एंजाइम जो है वो डिक्रीज होता है और कौन सा इंक्रीज होता है। हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार डिक्रीज कौन सा होता था, इंक्रीज कौन सा होता था। तो आपने गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज जो है वो हमारा डिक्रीज होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये एमसीक्यू आता होता है पेपर में। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज डिक्रीज होता है और 5 न्यूक्लियोटाइडेज इंक्रीज होता है, ठीक है, स्लाइटली सिग्निफिकेंटली रेज्ड। ये जो है एएलटी एएसटी और एएलपी के अलावा जो एंजाइम्स हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। 5 न्यूक्लियोटाइड्स का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज का लेवल डिक्रीज होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था, जो इसका सारा जो लिपिड प्रोफाइल है ये सारी डिरेंज होती जाती है, सारे के सारे लिपिड का लेवल जो है वो रेज कर जाता होता है प्रेगनेंसी के अंदर। सीरम ट्राइग्लिसराइड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। बिलिरुबिन का लेवल जो होता है 10 to 15% ऑफ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन हैव bilirubin level of over 1 milligram per deciliter due to the delay excretion of bilirubin that may lead to increased incidence of uveitis and pruritus in pregnancy। जी क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नेक्स्ट मैं फिर आपसे कंपैरिजन डिस्कस करती हूँ सारे जॉनर्स का जो अभी तक हमने पढ़े हैं। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके जी, ये है हमारा कंपैरिजन। क्या है? 1 मिनट का। जी ये क्लियर हो गया आपको कंपैरिजन? ये सारा हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, आप लोग एक दफा फिर भी देख लें इसको, ठीक है। एक्यूट हेपेटाइटिस हमारे पास किसी भी टाइम पे हो सकता है, ठीक है। तो आईसीपी होता है, इंट्राहेपेटिक पॉलीसिस्टिक प्रेगनेंसी, ये सेकंड हाफ से शुरू होता है, मोर प्रोमिनेंट इन थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। हेल्प हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आएगा। और ये एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी है, ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास एविडेंट होगा, ठीक है। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हमारे पास ऑलमोस्ट मोर लेस लाइकली सारी एक जैसी होती हैं। जो है ज्यादा हमारे पास जो हेल्प है वो आपको पता है हाइपरटेंशन के साथ भी प्रेजेंट करता है, हाइपरटेंशन और प्री क्लैम्पशिया के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। बाकी नोजिया वॉमिटिंग जो है ना हर एक के साथ होगा। प्लूराइटिस भी हर एक के साथ एसोसिएटेड होगा ड्यू टू बाइल एसिड्स बाइल सॉल्ट्स की कोमुलेशन इन स्किन। एएलटी एएसटी भी जो है वो रेज्ड होंगे सबके साथ ही, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो भी रेज्ड होंगे।
एक्सेप्ट इन हेल्प एंड एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें एक्यूट अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो नॉर्मल रहेगा। प्लेटलेट काउंट जो है वो हमारे हेल्प के अंदर डिक्रीज होगा, बाकी सबके अंदर नॉर्मल रहेगा। फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? फीटस को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? वायरल हेपेटाइटिस के साथ क्या होता है? इन्फेक्शन विद एचबीवी और एचसीवी। अच्छा, एचबीवी और एचसीवी के साथ कैसे होता है? एचसीवी के साथ तो इतना ज्यादा नहीं है, बट एचबीवी के साथ आपको पता है वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। ऐसी है ना, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसके लिए आपको पता है हम लोगों ने क्या देना होता है? इमीडिएटली बर्थ के बाद भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी होती है, और जो उसका नॉर्मल जो चल रहा होता है उसका जो शेड्यूल है हमारा। सॉरी गाइस, आई गेस हॉस्पिटल का नेटवर्क जो है ना वो बहुत ही खराब आ रहा है। कभी मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे?
हेपेटाइटिस बी को, यस हेपेटाइटिस बी के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, यस हेपेटाइटिस बी और सी के साथ तो इतनी ज्यादा नहीं होती, हेपेटाइटिस बी इज मेनली वर्टिकली ट्रांसमिट होता है, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है इसकी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने बेबी को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है एचपीवी की वैक्सीनेशन भी जो है हम लोगों ने साथ ही स्टार्ट करानी थी, हमारे ईपीए स्केड्यूल में भी अब तो ऐड होगी हुई है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारा इंट्राहेपेटिक कोलिसिस्टिक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या था, प्री मेच्योरिटी एंड आईयूजीआर है, ठीक है। आईयूजीआर प्री मेच्योरिटी फीटल डेथ, ठीक है। और मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, इस एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर आपको पता है एक्यूट लीवर फेलियर भी हो सकता है ड्यू टू एचईवी, प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट लीथल होता है एचईवी। और आईसीपी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन इतनी खास नहीं होती मेटरनल, ठीक है, मदर जो है वो फौरन ही रिकवर हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, हेल्प के साथ। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, डीआईसी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, कोगुलोपैथी चल रही होती है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो डीआईसी के स्टेट में जा सकता होता है। और एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो सकता है, एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है फीमेल को, ठीक है। ये आप टेबल आप लोग अच्छी तरह से कर लें, ये मेरा ख्याल इनफ होगा आप लोगों के लिए, जो जॉन्डिस की टाइप्स है ना उसके लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? देयर एवरीवन, ठीक है सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, जी रीड द सिनेरियो एंड आंसर। A 35-year-old woman, Sarah, has been experiencing severe PMS symptoms for many years. Her symptoms include intense mood swings, anxiety, depression, physical discomfort. Despite trying various lifestyle changes and medications, her symptoms have persisted. What doctors suspect? What could be the cause? जी बताएं, what could be the cause? कैन मदर ऑफ एचपीवी की बात करें आप, डॉक्टर महबूब, कैन मदर ऑफ एचपीवी फीड चाइल्ड एज, यस बिल्कुल बिल्कुल, आपने फॉरेन से उसको करवाना होता है, बट आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने होते हैं ना, पहले इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे उसको फॉरेन से, वो जो आपको फॉरेन से जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, एक्टिव, यस एक्टिव इम्यूनिटी होगी ना, यस, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम उसको देंगे उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद आपने फॉरेन से उसको ब्रेस्ट फीड देना है। ब्रेस्ट फीड इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि आप चाइल्ड जो बेबी है उसकी साथ साथ वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं और साथ में इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे रहे हैं, यस हेपेटाइटिस बी, ठीक है, आपने देनी होती है विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ, आपने इसको इम्यूनोग्लोबुलिन देनी होती है, दे के आप फॉरेन से इसको ब्रेस्ट फीड, वैसे तो आपको पता है ब्रेस्ट फीड फॉरेन नहीं आता होता है, ब्रेस्ट फीड को कम से कम भी 1-2 दिन लग जाते होते हैं आते आते, इवन जो क्लोस्ट्रम है ये सिर्फ बस बात ही है कि आधे घंटे के अंदर आता है, ऐसा नहीं होता, वरना किसी किसी फीमेल को तो पूरा पूरा महीना लग जाता है, फीड ही नहीं आता होता। और जो सी सेक्शन की मदर है मोस्टली उसके साथ ऐसा होता है, सी सेक्शन वाली फीमेल जो होती है ना उसको जो है फीड थोड़ा देर से आता है, ठीक है। आपने इमीडिएटली बेबी को जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देने, इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसकी सेफ्टी है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या, अभी बताएं जरा मुझे, ये क्या है इसका हमारे पास क्या रीजन आएगी,
कल हमने एक एमसीक्यू में भी पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए इसमें जो है ना एक अच्छा आप लोग मुझे जरा बताएं, जो हमारे पास प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साथ अगर फीमेल पेशेंट आता है तो उसकी क्या कंप्लेंट होती है, किन कंप्लेंट्स के साथ आता है? कॉमन सिम्टम्स क्या फीमेल को आती होती हैं जब उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है? कॉमन सिम्टम्स क्या होती हैं? यस, ब्लॉटिंग, पेन, टेंडरनेस, बिल्कुल ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, एंजाइटी होती है, बिल्कुल ठीक है। हॉट फ्लशिंग्स होती है, बिल्कुल ठीक है। ये कॉमन सिम्टम्स होती है। अब इसमें देखें सिम्टम्स, उसको पीएमएस डायग्नोज्ड है, ठीक है। सिम्टम्स और ईयर्स है, हर सिम्टम्स इंक्लूड इंटेंस मूड स्विंग्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अब आप देखिए उसकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आ रही सारी, अब उसकी फिजिकल सिम्टम्स से हट के ये उसकी सारी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। ऐसे ही है ना? क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी एक स्वेयर फॉर्म होती है, इसको कहते हैं पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं इसको। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सिवियरिटी इख्तियार कर जाती हैं। ठीक है, पीएमएस का तो डायग्नोस्ड केस है उसका। ठीक है, अब हमारे पास इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, और स्वेयर होती है, या फिर ये वाली जो है डिस्फोरिक वाली, डिस्फोरिक फॉर्म जो होती है, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ठीक है, डिस्फोरिक फॉर्म हो गई। तो जो माइल्ड वाली सिम्टम्स होती है ना, उसमें माइल्ड में तो हम सारे ही आते हैं ऑलमोस्ट। माइल्ड की कैटेगरीज में क्या होता है, ऐसी सिम्टम्स होती है जिसकी वजह से उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज, डेली रूटीन की एक्टिविटीज जो है अफेक्ट नहीं होती। जो मॉडरेट होती है उसके साथ क्या होता है, उसकी डेली रूटीन्स की एक्टिविटी, मतलब एक दो छुट्टी वो कर लेती है, बट स्टिल उसकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रही थी। अब जो स्वेयर फॉर्म है ना, जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वाली है, उसमें उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी। है ना? ऐसे ही है ना, सोशल विड्रॉल, वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, वो अपने आप को अलग अलग करना चाहेगा दूसरों से, या सोशल इंटरेक्शन से जो है ना वो भागेगा। ऐसे ही है ना, इन्हीं सिम्टम्स के साथ आता है ना पेशेंट हमारे पास। दोनों सिम्टम्स होती हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकती हैं, या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकती हैं। बिहेवियर में आपको पता है हमारे पास जो है क्या आते होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहती, पेन होती है, फिजिकल सिम्टम्स के अंदर ब्लॉटिंग होती है, टेंडरनेस होती है, हेडेक होता है, पेल्विक पेन हो रही होती है, एनोरेक्सिया हो जाता होता है, भूख नहीं लग रही होती। ठीक है, स्वेलिंग भी फील होती है हमें, यही सिम्टम्स होती है ना। और साइकोलॉजिकली हमारे पास क्या क्या होती है, डिप्रेशन हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है। ये स्वेयर फॉर्म के अंदर आते हैं ज्यादा। ठीक है, अब हमने इसको डायग्नोज कैसे करना होता है? एटलीस्ट हमने फीमेल से कहना है कि अपने दोनों जो साइकिल्स है ना, 2 साइकिल्स एटलीस्ट जो है ना, साइकिल्स की सिम्टम्स को रिकॉर्ड करें। ठीक है, 2 साइकिल्स की, क्योंकि क्लिनिकल है, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन तो हमने करवानी नहीं है। तो 2 साइकिल की जो उसकी उसको जो भी सिम्टम्स आ रही है उनको रिकॉर्ड करें। ठीक है, उसकी बेस पे हमने इसको डायग्नोज करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारी मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे इसमें? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे? फीमेल से कहेंगे जी हर रोज एक्सरसाइज किया करें, स्ट्रेस रिलीव करे, एक्सरसाइज करे, वॉक करे, मेडिटेट करे। डायग्नोसिस आपने 2 साइकिल्स एटलीस्ट फीमेल से कहना है, 2 साइकिल की सिम्टम्स को रिकॉर्ड करें। 2 साइकिल्स की सिम्टम्स की बेस पे आपने डायग्नोज करना है उसको पीएमएस। ठीक है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, बिल्कुल। ये हमारी जो है ना कम्प्लीमेंट्री थेरेपी या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, जिसमें हमने उसको उसकी अटेंशन डाइवर्ट करवानी है, उसको जो है उसकी लाइफस्टाइल बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी है। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग जो है और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? अगर किसी से नहीं सिम्टम्स बर्दाश्त होती तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है? सबसे पहले हमने एसएसआरआई का ट्रायल देना होता है। ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या एसएनआरआई का। ठीक है, जो उसको मूड स्विंग्स हो रहे थे, इरिटेबिलिटी हो रही है,
क्योंकि सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स तो इन्हीं की वजह से है ना। अगर डिप्रेशन कोई बहुत ज्यादा सोशल विड्रॉल की तरफ जा रहा है या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, एंजाइटी का शिकार है, तो हमने उसको पहले क्या देना है, SSRI और SNRI देने होते हैं। क्योंकि बाकी फिजिकल सिम्टम्स, फ्लॉक्सिटिन सेफ है, फ्लॉक्सिटिन क्यों नहीं सेफ होगी, हम SSRI दे सकते हैं बिल्कुल, फ्लॉक्सिटिन देंगे। बट मेरे ख्याल ज्यादा हम प्रैम ड्रग्स देते होते हैं, एसिटालोप्रैम वगैरह। फ्लॉक्सिटिन ऑल्सो सेफ कॉन्सेप्ट, हम प्रेगनेंसी में तो यूज ही नहीं कर रहे ये। ठीक है, प्रैम कैटेगरी के ड्रग्स जो है ना हम ज्यादा यूज करते हैं, बट फ्लॉक्सिटिन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। बहुत अच्छे रिजल्ट है फ्लॉक्सिटिन के। ठीक है, SSRI और SNRI वगैरह हम देंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो है अगर इससे भी फीमेल की सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होती तो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट ऑप्शन, ओवुलेशन सप्रेशन की तरफ जाएंगे। बाकी सारी जो है ना वो जो ऑयल शॉयल और ये वो चीजें जो है ना वो सारी जो है कॉम्प्लीमेंट्री या कंजर्वेटिव थेरेपी के अंदर आते हैं, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट सो मच। मेन हमारी मैनेजमेंट क्या, अगर हमारी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम लोगों ने उसको जो है वो एंटी डिप्रेशन देने, SSRI देने हैं। अगर उससे भी नहीं होती तो ओवुलेशन सप्रेस करनी है हम लोगों ने, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं। ओवुलेशन सप्रेशन करनी होती है। अब ओवुलेशन सप्रेशन के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, COCPs दे देंगे। ठीक है, COCPs देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है वो GnRH, बिल्कुल ठीक है, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट देंगे। और इसके अलावा परक्यूटेनियस एस्ट्राडाइओल दे सकते हैं, COCPs की फॉर्म में। ठीक है, COCPs हमने जिस भी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होंगे हम वो दे सकते हैं, यूज करवा सकते हैं। ठीक है, GnRH एनालॉग दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन भी दे देंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो ओवुलेशन के बाद आता है, अब उससे पहले ही दे देंगे तो फिर ओवुलेशन नहीं होगी। ठीक है ना। स्टिल अगर इससे भी इन सबके मैकेनिज्म हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, COCPs मैं आप लोगों को एक दफा करवा दूंगी, COCPs का मैकेनिज्म और ये जो है ना इनके मैं आपको एक दफा रिवाइज करवा दूंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सर्जिकल। अगर हम हमारी फिर भी पेशेंट के सिम्टम्स ओवुलेशन प्रेशन से भी ठीक नहीं होती तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हल होता है। हर जो हमारी जेनिटल ट्रैक की डिजीज होती है या कोई भी चीज आ रही होती है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका वाहिद हल एक ही होता है, फिर हम लोगों ने हिस्टेक्टमी ही करनी होती है। हमारी क्या सर्जिकल अप्रोच होती है, ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। यस, ट्रांस एब्डोमिनल कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ 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 बिल्कुल, कॉन्ट्रासेप्शन वाला अलग से पढ़ा दूंगी। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर जो ड्रग्स यूज हो रही है ना, हम उनके मैकेनिज्म्स और उनके साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो है ना वो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरे ख्याल आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है। आई थिंक सो, जितना मुझे याद पड़ रहा है सिलेबस के अंदर नहीं है। हार्मोनल ट्रीटमेंट्स पूछे हुए थे, हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, तो ट्रीटमेंट्स के लिहाज से हम उन ड्रग्स को एक दफा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है। अच्छा जी, हम लोगों ने ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करनी है, साथ में बायलैटरल साल्फिंगोफोरेक्टमी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने HRT कंसीडर करना है। HRT थेरेपी देंगे ना टू प्रिवेंट पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, और जो है ओस्टियोपोरोसिस वगैरह को किसी हद तक प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने HRT दे देनी है सब। ठीक है जी, क्लियर हो गया लेक्चर आज का। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो। डायग्नोसिस किसकी, PMS की डायग्नोसिस की बात करिए अस्मा। दो तरह के सिम्टम्स होते हैं अस्मा इसके अंदर, ये सिम्टोमेटिक, ये क्लिनिकल बेस्ड डायग्नोसिस है ना हमारी। क्लिनिकल डायग्नोस करना है हम लोगों ने, हमारे पास इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती कोई भी। अच्छा ठीक है, ओके ओके। ये है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर ये स्वेयर फॉर्म ऑफ PMS है, जिसके अंदर हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स प्रिवेल करेंगे, साइकोलॉजिकली ज्यादा सिम्टम्स आएंगे। बाकी जो नॉर्मल वाले होते हैं फीचर्स वो तो हम सबके अंदर आते हैं,
जो ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ब्लॉटिंग है, स्वेलिंग हो जाती है लोअर एब्डोमेन की, पेल्विक पेन होती है, मूड स्विंग्स आते हैं। ठीक है। और अगर इन सारी सिम्टम्स के साथ ही बहुत ज्यादा पेशेंट को एंजाइटी होना शुरू हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, सोशल विड्रॉल हो जाए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हर्टिंग होता रहेगा, किसी भी दवाई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी के आने जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो दुनिया से बिल्कुल कट होके बैठ गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो डिस्फोरिक डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, वो इसकी स्वेयर फॉर्म की तरफ जा रहा है, जिसके लिए अब हमारे पास क्या नेसेसिटी है, नेसेसरी हो जाएंगे, उसको हम लोगों ने एसएसआरआई देने हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हो सकते हैं बिल्कुल, इसके अंदर भी दोनों फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है। ये लाजमी नहीं है, फीचर्स सारे मिक्स होते हैं। बस ये है कि जो हमने डिस्फोरिक को डिस्क्राइब करना है ना, वो हमने उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बेस पे डिस्क्राइब करना है उसको। लैक ऑफ उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो लूज हो रही हैं, वो सोशल विड्रॉल जो है उसका डेवलप हो रहा है, वो दूसरों से मिलना पसंद नहीं कर रहा, वो तन्हाई पसंद हो रहा है। और ऐसा नहीं है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम तो ये होता है ना, आपको पीरियड से एक दो दिन पहले ये सारा कुछ आता है, अब उसका ये मुसलसल चला ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो फिर उसको हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? ये डिस्फोरिक डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा ना, कि उसके वो सिम्टम्स इतने ज्यादा स्वेयर हो गए हैं कि वो उस चीज से रिकवर ही नहीं हुआ, उसको मुसलसल डिप्रेशन एंजाइटी हुई जा रही है। ठीक है। अब उससे पेशेंट से हमने क्या कहना है कि उसने कम से कम अपने 2 साइकिल्स की सारी सिम्टम्स जो है उनको रिकॉर्ड करना है, उसको लिखना है, या उसको रिकॉर्ड करके या तो खुद बता सकती तो वो बताना है, या फिर लिख ले, वो लिख के लेके आए हमारे पास सिम्टम्स, उसकी बेस पे हमने इसको डिस्क्राइब करना है कि इसको सिंपल पीएमएस है, मॉडरेट पीएमएस है, या फिर स्वेयर वाला पीएमएस है। उसकी बेस पे हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन डिसाइड करना है। ओनली ड्यूरिंग पीएमएस, एसएसआई शुड ओनली गिवन, एसएसआरआई जो है ना, अगर हमारे पास जो है ना उसकी डिप्रेशन वाली सिम्टम्स आ रही हैं, एंटी एंजाइटी है ना एसएसआरआई, उस केस पे हम लोगों ने एसएसआरआई दे सकते हैं। वरना मोस्टली हम क्या करते हैं, हम लोगों ने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ही चलना होता है, सीबीटी करनी होती है, बिहेवियर थेरेपी करनी होती है, और जो है उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिटेशन, उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है। इस तरह की जो है ज्यादातर देनी होती है, साथ में सप्लीमेंट्स देने होते हैं, विटामिन B6 का सप्लीमेंट दे दिया, कैल्शियम का सप्लीमेंट दे दिया, प्रिमरोज ऑयल दे दिया, इस तरह के सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना, इस तरह की चीजें दे देनी है। एसएसआरआई की तरफ आएंगे, अगर उसकी जो है ना ये सिम्टम्स फिर भी रिलीफ नहीं हो रही, डिप्रेशन की तरफ, डिप्रेशन रिलीफ नहीं हो रहा, उसकी एंजाइटी रिलीफ नहीं हो रही, तो फिर हम एसएसआरआई की तरफ आएंगे। स्टिल अगर उसकी ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, अपनी सीओसीपीस की तरफ जाएंगे, जीएनआरएच एगनिस्ट की तरफ जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो हमारे सीओसीपीज हैं। उसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता, तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास हिस्टेरेक्टोमी का है। मैं आप लोगों को जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले बताए थे ना, उन्हीं टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है। और हमारा सिलेबस इंशाल्लाह इस वीक में एंड हो जाएगा।